चलिए, नमस्कार साथियों। प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट 5 करेंगे और यह सीरीज चलता रहेगा। आज भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन जो है एकदम हूबहू बिहार पुलिस ओरिएंटेड है। मतलब लेवल जो है ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, एकदम बीच में ठासेंगे हम लोग। ठीक है? तो एकदम टिकाए हुए कोना हम लोग ठोक देंगे इस बार। चलिए ध्यान से पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट। एक बात समझिए मेरे साथियों, विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड में होता है। किसमें होता है? टाइफाइड में। इस विडाल टेस्ट में क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु है साल्मोनेला। साल जीवाणु इसके वजह से होता है और इसमें क्या होता है, आंत प्रभावित होता है। और इस की खोज जो है कि साल्मोनेला विडाल विडाल नाम के वैज्ञानिक किए थे। विडाल नामक वैज्ञानिक कौन किए थे? तो यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीजें निकल गया होगा। अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो एस साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण को दर्शाता है। याद रखिएगा, आप लोग याद करने वाली बात है। विडाल टेस्ट टाइफाइड की वजह से होता है, साल्मोनेला जीवाणु की वजह से ये होता है कंप्लीट, और आंत को प्रभावित करता है, विडाल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये 4-5 प्रमुख बातें जो है इस सवाल से संबंधित, उसको आप लोगों को देखना था और याद रखना था। आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? बहुत अच्छा सवाल है मेरे साथियों। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पहले रोकिए, उसके बाद आंसर को पहले आप खुद मारिए। आंसर खुद मारने के बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 में आपका कितना सही हुआ, ताकि हम जान पाए कि आपका तैयारी किस लेवल में है और हम उस हिसाब से आपको गाइडलाइन कर पाए। जब तक आप हमें बताइएगा नहीं कि आप कितने पानी के तैरनाक बने हैं, तब तक हम कैसे बताएंगे कि आप समुद्र में कूदिए या महासागर में। आप समझ रहे हैं ना कि आप गाइडलाइन करवाने हमसे आए हैं, तो आप मेरे हिसाब से ही ढलिए ना, फिर आपका तैयारी बनेगा और एक भी सीट जो है इस बार आप लोगों से बच के नहीं जाएगा। और ऐसे ऐसे सवालों को जो है आप हल्का में मत लीजिए, नहीं तो कहीं आप पे भारी ना पड़ जाए। समझ रहे हैं आप? टाइटेनिक इतना बड़ा जहाज था, कोई आशा तक नहीं किया होगा कि वो डूब जाएगा, और एक छोटी सी गलती ने उसको क्या किया, पूरी तरह से ध्वस्त किया, डुबा दिया। तो आप कॉन्फिडेंस में रहे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। इसलिए हम आपको एक बात और कहेंगे कि यदि राजू सर से, वाकई में अगर राजू सर के स्टूडेंट है आप, राजू सर से पढ़ना चाहते हैं, तो कम विथ कंफ्यूजन, प्लीज अपना कंफ्यूजन जरूर लेकर आइए और गो विथ कॉन्फिडेंस, और पूरी आत्मविश्वास लेकर यहां से जाइए। आप कंफ्यूजन लेके आइए, हम आपको उस लेवल तक गाइडलाइन करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप खुद कहोगे, हारने की तो दूर की बात है, सोचने में भी हार नहीं आ रहा है मेरा। हारने की तो बातें दूर की दूर है, मेरे सोच में भी हार शब्द हो ही नहीं रहा है। बस या तो जीतेंगे और नहीं तो सीखेंगे, या तो जीतेंगे और नहीं तो सीखेंगे। हार कभी इंसान की नहीं होती, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं और नहीं तो सीखते हैं। क्या? चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो पानी में जो बुलबुला बनता है, वह बुलबुला जो होता है पानी के ऊपर अवतल लेंस की भांति। उसके बाद हम आपको आंसर तक ले चलेंगे, पहले हमको डिस्कशन कराने दीजिए। ये है पानी, ये है पानी का बुलबुला। जब पानी का बुलबुला, इसका ऊपर का जो भाग है
अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और पानी के अंदर जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ध्यान से ध्यान दीजिए, ये दोनों सवाल एग्जाम में से पूछा हुआ है कि पानी के अंदर, पानी की बुलबुले के अंदर किस लेंस का जो है व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस का। जबकि पानी के ऊपर कैसा होता है, तो अवतल लेंस का। ये जो उत्तल लेंस अवतल लेंस बन रहा है, इसमें जो चमक आता है, ये चमक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण आता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण आता है मेरे साथी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरण, लिख लीजिएगा आप लोग, यही था, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इधर विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में आता है, तो वह आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। फिर से एक बार ध्यान से इस परिभाषा को देखिए, क्योंकि परिभाषा भी पूछा हुआ है। जानवर बहुत चालाक है, वो परिभाषा तक पूछ लिया था इसका। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। क्रांतिक कोण क्या होता है? ऐसी कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ऐसी कोण जो कितना से बड़ा हो जाए? 90 से बड़ा हो जाए। ऐसी कोण जो 90 से बड़ा हो जाए, ऐसी कोण जो 90 से बड़ा हो जाए। चलिए लिखना चालू कीजिए। यानी थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो एक किस प्रकार का कोण होगा? क्रांतिक, क्रांतिक कोण। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, नहीं ना दिक्कत? अच्छा, क्रांतिक कोण जब होगा तो लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है। तो यहाँ दो को बात नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। लाल रंग जो होता है, लाल रंग का क्रांतिक कोण सबसे अधिक, ये कितना होता है? मैक्सिमम। और बैगनी रंग का जो क्रांतिक कोण होता है वो मिनिमम होता है। फिर से सुनिएगा, लाल रंग का क्रांतिक कोण मैक्सिमम होता है और बैगनी रंग का क्रांतिक कोण मिनिमम होता है। मेरे साथी, इतनी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम आपको बताते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर, कौन? ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर, हीरा चमकता है, हीरा चमकता है। तीसरा, मृग मारीचिका, मृग मारीचिका बनता है। मृग मारीचिका क्या होता है? जब आप एनएच पर चलिएगा तो दोपहर में यानी धूप के समय देखिएगा तो आपको आगे का एहसास होगा कि आगे का हिस्सा भीगा हुआ है पानी से, मतलब अभी तुरंत बारिश हुआ है। जब वहां वास्तविक में पहुंचेगा तो वहां किसी प्रकार के बारिश नहीं हो चुका होता है। इसका यह मतलब है कि आपका दृष्टि भ्रम हो रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पानी भरा हुआ था, बट वहां होता नहीं है। इसी प्रकार से मरुस्थल क्षेत्र में जाइएगा तो मरुस्थल क्षेत्र में पेड़ पौधे जो है आपको लगेगा कि गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरे हुए नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल से संबंधित जितनी भी फैक्ट्स यहाँ लिखना था हमको
लिख दिया है। और ए है डिटेल डिस्कशन, इससे बेहतर डिस्कशन नहीं होता है। अब सवाल को गिजना स्टार्ट कर देंगे तो ये ठीक नहीं है। बस सवाल से संबंधित मैटर को बताना अगर स्टार्ट करे तो इतनी मैटर बताना जरूरी था जो हम आपको दे रखे हैं। और एग्जाम में अगर फिर से सवाल बनता है तो इतना ही पे बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? तो मेरे साथी आपको एक बात बताते हैं कि ये है सूरज। क्या है? आपको पता है कि सूरज एक तारा है। सूरज क्या है? तो सूरज एक तारा है, मतलब सूरज ग्रह नहीं है, सूरज क्या है? तारा है। अब इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार, ध्यान से सुनिएगा, इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार एलिप्स, अंडे के आकार का चाल के हिसाब से 8.5 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे, 2006 ईस्वी में प्लूटो ग्रह को जो है ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। 2006 ईस्वी में प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। और उस समय से अब 8 ग्रह बचते हैं। जो पहला ग्रह है यहाँ बुध, सबसे छोटा ग्रह है और सूरज का सबसे नजदीक है। उसके बाद है शुक्र, उसके बाद आपको मिलेगा बुध, शुक्र के बाद मिल जाएगा आपको पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मिल जाएगा आपको मंगल, फिर बृहस्पति, फिर आपको अरुण, फिर आपको मिलेगा वरुण। तो ये तो ग्रह हो गए। तो पहली बात जान लीजिए कि सौर मंडल में ग्रह होते हैं, क्योंकि ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सब ग्रह है। दूसरा है शुद्ध ग्रह, चाहे उपग्रह लिख लीजिए, उपग्रह। और मेरे साथी ये सब का उपग्रह भी होता है, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं होता है, तो इसका जो है उपग्रह नहीं होता, याद रखिए। अब बच गया पृथ्वी, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और इसी पर ज्ञानीमीड है। नहीं, इस पे नहीं है, बृहस्पति पर ज्ञानीमीड है। शायद कंफ्यूजन आ रहा है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, क्योंकि हम ज्योग्राफी के टीचर तो है नहीं, साइंस का टीचर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको बताने का आप लोगों को। उसके बाद मंगल, मंगल के पास भी 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। फोबोस, डिमोस। फोबोस जो है मंगल का बड़ा ग्रह है, जबकि डिमोस छोटा है। डी मतलब डेमोरलाइज, मतलब छोटा। तो पूछेगा कि पूरे ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो डिमोस। किसका है? मंगल का है। आप लोग नोट करते चलिए, पता नहीं कहां से सवाल पूछ दिया जाए, और हल्का में मत लीजिए, और नहीं तो यही भारी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद है बृहस्पति। बृहस्पति के पास टोटल 95 उपग्रह है। कितना? 95। और अच्छा, यहाँ शनि भी है, शनि। शनि के बाद 145 उपग्रह है। कितना? तो सबसे अधिक उपग्रह अभी फिलहाल जो है उस शनि के पास है 145, बृहस्पति के बाद 95। अरुण वरुण के पास भी उपग्रह है, लेकिन उतना ध्यान में रखना नहीं है। जो पूछता है एग्जाम ओरिएंटेड वो सब हम लोग पढ़ के और याद करते हैं। पढ़ना तो पूरा मतलब जो है महासागर है। अब हमें ज्ञानी तो बनना नहीं है, बस हमें उतना पढ़ना है जितना से इस बार बिहार पुलिस निकल जाए और मेरे शरीर पे वर्दी लगे। अब की बार वर्दी हमारा नहीं, अब की बार वर्दी हमार, एक टैगलाइन के साथ हम लोग जिएंगे। और हमारी अपनी टैगलाइन है, कम विथ कंफ्यूजन, गो विथ कॉन्फिडेंस। यदि आपको साइंस में कॉन्फिडेंस चाहिए तो राजू सर जी के पास कन्फ्यूजन लेकर आइए, और फिर देखिए यहाँ से कॉन्फिडेंस हम कैसे भरते हैं। हम छोटी छोटी चीज जो है हम ऐसे भरेंगे ना, बड़ी मजा आएगा आपको भी। चलिए, उसके बाद क्षुद्र ग्रह है। 3 नंबर में क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्टेरॉइड, ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया। उसके बाद आपको हम बता दें कि धूमकेतु भी इसमें है। क्या है? धूमकेतु। यहाँ जगह बनेगा,
चलिए, यहाँ धूमकेतु भी होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा धूमकेतु। धूमकेतु, जो धूमकेतु है इसके बारे में हम आपको बता दें कि यह प्रत्येक 76 साल पर दिखाई देता है। एक हेली नाम के जो धूमकेतु था, हेली, ये 1986 में पिछला बार दिखाई दिया था। अब जो है ये 2061 में दिखाई देगा, मतलब 76 साल बाद। कितना? 73 साल बाद। उसके बाद ऑप्शन में और क्या है? नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार और उपग्रह। तो इसमें जो है ताराकार नहीं होता है, सौर मंडल का जो है ताराकार सदस्य नहीं है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, इसको नोट कीजिए तो आप लोग बहुत अच्छा से। इसमें उल्का पिंड भी होते हैं ना, सौर मंडल में उल्का पिंड भी होते हैं। उल्का पिंड जो गिरते रहता है। सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड होते हैं। ये 5 चीज होते हैं, ताराकार नहीं होता है। ऐसे बता दें, नक्षत्र 12 होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग किस नक्षत्र में पैदा हुए हो, सावन में, भादो में, आश्विन में, कार्तिक में, ताकि हम भी जान पाए कौन नक्षत्र के 12 तुम। चलिए, सवाल नंबर 3 के बाद 4 में चलते हैं। सीएनजी क्या है? सीएनजी, सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मिथेन होता है। ये जो होता है, पहली बात है कि जान लीजिए कि ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, उसके बाद ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है। और सबसे खास बात कि इसमें मिथेन बहुत मात्रा में होता है। क्या होता है? मिथेन। तो सीएनजी गैस में मिथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम है। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और ज्वलनशील होता है, मतलब जलता तो जरूर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। चले आगे। चलिए, सवाल नंबर जो है 6। अच्छा, कोई सवाल छूटा है क्या? नहीं ना? 1 2 4, चलिए 6। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह जल में रहता है? यह डेंगू, बाबूजी ध्यान से देखिएगा आप लोग, यह डेंगू, ये जो डेंगू है, ये डेंगू कहाँ होता है? तो ये होता है साफ पानी में। आपको होगा लो, साफो पानी में डेंगू होता है? हम कहेंगे बिल्कुल। ये जो डेंगू है, ये जो है एडिस मच्छर के काटने से होता है। एडिस मच्छर, एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है, और यह साफ जल में होता है। ठीक ना? ये कहाँ होता है? साफ जल में होता है। कोई दिक्कत किसी को? बढ़ जाए आगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? देखो, दूषित पानी से कौन कौन सा रोग होता है? दूषित मतलब समझ रहे हो ना? गंदा जल, डर्टी वाटर। एक फिल्म में था डर्टी पिक्चर, उलाला उलाला, और यहाँ है डर्टी वाटर। नहीं, तो उसमें तो उलाला उलाला बड़ा मजा से हुआ था। डर्टी पिक्चर फिल्म में उलाला उलाला तो खूब हुआ था बड़ा टाइट से। लेकिन अगर डर्टी वाटर को आप पीजिएगा तो आपके जिंदगी में जो उलाला होगा, उलाला तगड़ा होगा। ठीक ना? आप लोग जो है डर्टी वाटर पीने से बचिए, गर्म पानी पीजिए, सुसुम करके पानी पीजिए, पानी उबाल के पीजिए, आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। आरओ का पानी पीजिए यदि आपके पास सुविधाएं है, फ्रिज का पानी पीजिए ताजा, थोड़ी देर ठंडा करके, वो सही रहेगा। लेकिन दूषित जल नहीं पीजिए, नहीं तो उलाला जिंदगी में होगा। चलिए, दूषित जल से आप लोगों को हो जाएगा टीबी, बिल्कुल होगा। हैजा, टीबी भी होगा, हैजा भी होगा, टाइफाइड भी होगा। अच्छा, टीबी नहीं होगा, टाइफाइड होगा, टाइफाइड होगा। उसके बाद पोलियो भी होगा दूषित जल से, पोलियो। पेचिस होगा, पेचिस मतलब खूब जो है वोमिटिंग होगा। ठीक ना? ये सब दूषित जल से होने वाला रोग है, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, पेचिस। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा आप लोग, हैजा। यह सबसे अच्छा आंसर हैजा है, इसलिए हैजा लगा लीजिएगा, सबसे बेहतरीन। बढ़ जाएंगे।
समतल दर्पण पर लंबवत, अच्छा लंबवत बोलेगा ना तो लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। लंबवत एक वर्ड अगर आपको कहीं भी मिले दुनिया के किसी भी कोना में, कोई सब्जेक्ट में फर्क नहीं पड़ता है, 90 डिग्री का मतलब है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या? बढ़ जाए आगे। ये ट्रिक उरिक नहीं है, इसको कॉन्सेप्ट समझिए, ट्रिक नहीं है। देखो ट्रिक क्या होता है और कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसमें अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक गिलास पानी लाने के, मान लीजिए जब हमें प्यास लगा हुआ है और हमने आपको क्या बोला कि एक गिलास पानी पिलाओ, आपने साफ सुथरा करके गिलास, एक गिलास पानी हमको दे दिया और हम पी लिए, मेरा प्यास बुझ गया, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। और फिर हम पानी मांगे और आप ही के घर के कोई आदमी जो है वो होशियार था, वो मेरे को पानी नहीं दिया, वो मेरा हाथ पकड़ा और सीधे कल पर ले जाकर रख दिया, बोला कि एक कल है चलाइए पी लीजिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ट्रिक वह होता है जो केवल उतना ही का मतलब पूरा करता है जितना मतलब होता है, और कॉन्सेप्ट वह होता है जो मतलब से ऊपर भी पूरा करता है। यदि आप हमको कल दिखा दिए तो अब हमरा जब जब प्यास लगेगा तब तक कल पर जाकर पी लेंगे, नहीं समझे? जब जब प्यास लगेगा तब तक कल पर जाकर पी लेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। लेकिन वही ट्रिकवा के भरोसे बैठे रहते तो बस एक गिलास पानी मिला था पी लिए थे, फिर दोबारा जब प्यास लगता था फिर आपसे मांगना पड़ता, वह ट्रिक। तो ट्रिक सही नहीं है, कॉन्सेप्ट के भरोसे जीजिए, कॉन्सेप्ट बेहतरीन चीज। क्या? चलिए 8 के बाद 9, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। देखो मेरे भाई ऐसा सवाल आएगा, जल बोला है ना तो जल मतलब फॉर्मूला है H2। अब इसका ना 3-4 चीज देख लो, जैसे पूछेगा परमाणु संख्या का अनुपात, परमाणु संख्या, फिर पूछ सकता है परमाणु भार, परमाणु भार, फिर पूछ सकता है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ध्यान से सुनना, और परमाणु संख्या की चर्चा करते तो हाइड्रोजन का है 2 गो, ऑक्सीजन का है 1 गो, यानी कि 2:1 इसका जो हो जाएगा परमाणु संख्या का अनुपात हो जाएगा, जिस हिसाब से पूछा है अपना से। अगर परमाणु भार पूछे टोटल तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का है 2 गो, और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बोलिए? तो हाइड्रोजन के जो है परमाणु द्रव्यमान होता है 1 × 2 और जोड़ ऑक्सीजन का 8×16, यानी टोटल कितना हो गया 16×2 18, कितना हो गया 18। और अगर परमाणु द्रव्यमान पूछता है तब क्या बनाइएगा, अनुपात वो पूछ रहा है तब क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का था 1 और 1 × 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि 2:16, यानी कि काटेंगे तो 1:8, 1:8। इसका द्रव्यमान का अनुपात 1:8 है, परमाणु संख्या का अनुपात 2:1 है, परमाणु भार अगर पूछता है तब 18 है, और टोटल परमाणु कता कितना है तो आपको हम बता दें परमाणु कता, परमाणु कता मतलब इसमें कई गो संख्या है, तो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो, तो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो कई गो हो गया 3 गो, तो परमाणु कता 3। ध्यान से सुनिए, झोल है बाबू, ये साइंस है, ठीक ना? ये साइंस है, इतिहास नहीं है। जो अलाउद्दीन के भाई चचेरा चलाउद्दीन था और गंगा नदी से होकर सिंधु नदी में घुस गए, ये बता देंगे और चल जाएंगे। ये साइंस है, या हर एक चीज जो है कंसेप्ट पे फिट हो के बैठा हुआ है, समझे? तो ये मत समझिएगा कि हम आपसे ये पूछेंगे कि बताइए जब बाबर मर रहा था तो उसके पीछे से कौन गुजर रहा था, कौन गुजर रहा था, उससे कौन मतलब है? कोई होशियार चंद होगा आके पूछ देगा बताइए बाबर दिन में आया था कि रात में, तो सारा हिस्ट्री पिछुआड़ में निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ इतिहास नहीं है, साइंस है। यहाँ कुछ पूछेगा ना तो उसका लॉजिक उसको पूछने वाला को भी देना पड़ेगा और आंसर देने वाले को भी देना पड़ेगा कि हमने इस वजह से आंसर इसको दिया। ये साइंस है बाबू। चलिए, जल का परमाणु कता कै गो होता है तो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो, तो कै गो हुआ 3 गो। परमाणु संख्या का अनुपात पूछता है तो हाइड्रोजन 2 गो है ऑक्सीजन 1 है तो 2:1। परमाणु भार पूछता है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये 1 होता है, 1 × 2 और ऑक्सीजन का होता है 8×16, तो 16×2 18, तो 18 हो गया। अगर यहाँ से परमाणु द्रव्यमान पूछता है तो हाइड्रोजन का होता है 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 8, 8×16, यानी कि 2:16, इसको काटेंगे तो 1:8।
इसी प्रकार से एक और वर्ड है D2O, जिसको बोलते हैं भारी जल, हेवी वाटर, भारी जल। अब इसका परमाणु कता देखिए, तो इसका भी परमाणु कता कितना हो जाएगा, परमाणु कता इसका कितना हो जाएगा, 3 गो, ताकि 2 गो D2 और 1 ऑक्सीजन, तो 3 गो। अब आइए परमाणु संख्या में, तो परमाणु संख्या का अनुपात भी इसका कितना होगा, 1, यानी कि 2 गो है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2:1। अगर इसकी परमाणु भार पूछा जाए तो ड्यूटेरियम जो होता है ना, इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 2, काय कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम मतलब कि 2 वाला है, तो 2 गो होता है या 2 गो है, ये है, तो 2 गुने 2, और ऑक्सीजन का 8 गुना के 16, यानी लिख सकते हैं 16 और 2 गुना के 4, 16 4, तो इसका कितना हो जाएगा, 20 गो। जल का परमाणु भार 18 और भारी जल का 20, और इसका अनुपात कैसे आएगा, तो 2 गुना के 4, और जो अनुपात 8 गुना के 16, यानी कि 4:16 काटेंगे तो 1:4 × 16, यानी कि 1:4 जो है इधर मान का अनुपात आ जाएगा। इतना झोल था इसमें। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आया और उससे संबंधित कितना सवाल आपको हम निकाल के खड़ा कर दिए, गिन नहीं सकते आप, गिनिए ना, 1 2 और इधर 3 3 और 3 6 3 4 9 और 9 और 2 11 और एगो तो खड़े खड़े सवाल है, तो 12 तो कहते हैं हेवी डिस्कशन। तो हम आते हैं आप लोगों के बीच, नहीं एक कहावत नहीं है, मोट देख के डरू ना और छोट देख के लड़ू ना, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पतरा देख के लड़ू ना, ऐसा ही कुछ है, ठीक ना। तो आप हमें कम एज का समझ के जो है भिड़िए मत, समझे, और नहीं तो ये जो है आपके जिंदगी का सबसे बड़ा गलतियां होगी। आप मुझे हल्का में मत लीजिए, हम आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, मेरे अंदर उस क्षमताएं है, क्योंकि जितना मैंने जिंदगी में ठोकरें खाई है ना, बस यही वजह है कि मैं मजबूत बन गया। मैं ठोकर खाते खाते मजबूत बना हूँ मेरे भाई, आप सोच नहीं समझ सकते हैं। जिंदगी में अब कोई परेशानी हमको डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता है, क्योंकि मैंने हर सिचुएशन से जो है लड़ा है। ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक मेरे सामने नहीं आया जिससे लड़ा नहीं मैंने, हर सिचुएशन से लड़े हैं। वो भी एक दिन था जब हमारा मोरई टपकता था और वहां मेरा कॉपी कलम भीग जाता था। वो भी एक दिन था 6 साल की उम्र में मेरी माँ मतलब जो है मुझे छोड़ के स्वर्गवास चली गई थी। और आज एक दिन है जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जी रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जिंदगी तो मेरा ही है, हमसे अच्छा जिंदगी तो किसी का है ये नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्फ क्यों बताएं हम अपने बारे में ज्यादा आपको वीडियो में, खैर थोड़ा बहुत बातें होनी चाहिए ताकि दिल का जो है दर्द शांत होता है, अंदर का जो हिलकोर है वो भी शांत होता है, इसलिए आप लोगों के बीच आते हैं। और आप लोग भी बहुत प्यार करते हैं हमें, इस बात का जो है आपके फोन से और आपके कमेंट से और वीडियो के व्यूज से पता चलता है कि आप भी बहुत प्यार करते हैं, और होना लाजमी है। यदि हम अच्छे हैं तो प्यार होना लाजमी है, तो हम भी इसीलिए आपको प्यार को जो है शुद्ध सहित लौटा रहे हैं, एकदम एक कनमा कम नहीं करेंगे, पूरा शुद्ध सहित लौटाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपका एक को मन करेगा। ऐसा क्वेश्चन क्या बोलता है पता है एग्जामिनेशन में, तू चाहे छोड़ दो तो हार मर्जी, बात समझ में आ रहा है। ऐसा जो सवाल है मेरे साथी एक ही बात कहता है, तू चाहे छोड़ दो तो हार मर्जी, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में या तो तुम उसको छुओ और नहीं तो छोड़ दो, अगर नेगेटिव है तो छोड़ दो, उससे मुंह मत लगाओ, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, इसका कहना है मेरा नहीं, ठीक ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो छुआ चाहे छोड़ दो तो हर मर्जी पर जाएगा, मतलब कि यदि आपको मालूम है तो मारिए और नहीं तो छोड़ के निकल जाइए, बस एक ही मन में बात रखिएगा, छुआ चाहे छोड़ दो तो हार मर्जी, और नहीं तो सवाल कहेगा मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, मतलब जिसको आता होगा उसके लिए तो ये है, आपको नहीं आ रहा है तो आपसे कह रहा है मैं किसी और का हूँ फिलहाल तेरा हो जाऊं, ठीक है। चलिए आगे 10 के बाद 11 नंबर सवाल देखते हैं।
रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है, एक प्रोटीन है। और अगर अब अगर 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 आपसे पूछता कि किस प्रकार का प्रोटीन है, तो फाइब्रोबिन, फाइबर प्रोटीन, इस प्रकार का प्रोटीन है। एग्जामिनर जो होता है ना, बहुत जो है क्रॉस माइंड का होता है, कुछ ये भी सकता है कि किस प्रकार का प्रोटीन है, तो हम भी आपको क्रॉस में बता देते हैं, फाइब्रोबिन फाइबर प्रोटीन होता है। आपको एक बात बता देते हैं, रेशम जो होता है, रेशम, रेशम के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस आता ही है आपको, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। लेकिन जो अब बताने जा रहे हैं वो आपको नहीं आता है। एक पेड़ है शहतूत का, इसका भैया, शहतूत का। इस शहतूत के पेड़ पर एक कीट ने अंडा दे दिया। क्या दे दिया? अंडा दे दिया। अंडा देने के कुछ दिन यानी 15 दिन बाद जो है यह अंडा कैटरपिलर बन गया। कथी बन गया? कैटरपिलर। कैटरपिलर बनने के बाद फिर 3 महीना के बाद जो है ये बन गया कोकून। क्या बना? कोकून। और कोकून जो है कुछ दिन तक अस्थाई छोड़ दिए हम, 2-3 दिन तक, तो इस सूख के बन गया प्यूपा। क्या बना? प्यूपा। और प्यूपा से यह अंडा जो है अंतिम रूप ले लिया और ये बन गया रेशम कीट। क्या बना? रेशम कीट। अब मेरे साथी शुरुआत करो। पहले क्या था? अंडा। किस पेड़ पर? शहतूत के पेड़ पर। अंडा से क्या बना? कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या बनाया? कोकून। कोकून क्या बनाया? प्यूपा। ये जो प्यूपा तुम देख रहे हो, प्यूपा, ये प्यूपा ही जो है रेशम कीट का ओरिजिनल वैल्यू है। मतलब आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि कीट में, पूरे कीट प्रोसेस में किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति हो जाती है, तो प्यूपा। यानी कि रेशम की प्राप्ति कब होती है? रेशम की प्राप्ति कब होती है? तो प्यूपा अवस्था में होता है। प्यूपा अवस्था में। बस आपको एक ही ऑप्शन ढूंढना है। ये दोस्त प्यूपा कहाँ है? नहीं, प्यूपा। ठीक है। अंडा, अंडा कैटरपिलर बनेगा, कैटरपिलर कोकून, कोकून से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से कीट, रेशम कीट बनेगा। और यह प्यूपा से ही हम लोगों को जो है रेशम की प्राप्ति होती है। अरे सुना रे, बोले भी नहीं करता है। अरे बढ़ जाए, लिखोगे? चलो स्क्रीनशॉट करो। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, तेरा हो जाऊं। अगला सवाल है, शुद्ध या ऑक्सीजन? देखो मेरे साथी, शुद्ध, 2 प्रकार के बात बोले थे कि एक होता है वेन, एक होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। एक होता है ऑर्टरी, ARTERY, ऑर्टरी। एक होता है पल्मोनरी आर्टरी। अब सुनो मेरी बात, तो वेन है अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है, नहीं लाता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से लाता है। अशुद्ध रक्त को क्या करता है? पूरे शरीर से लाता है, पूरे शरीर से लाता है। अच्छा, ये क्या करता है? पल्मोनरी वेन क्या करता है? शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से फेफड़ा में ले जाता है, शरीर से फेफड़ा तक ही ले जाता है, फेफड़ा तक ले जाता है। फिर ध्यान से सुनिए, आर्टरी क्या करता है? इस शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है, पूरे शरीर में ले जाता है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक पहुंचाता है। बस इतना ही चीज पूछेगा हृदय में, यदि रक्त के शुद्धिकरण से मामला पूछे। हृदय रक्त के शुद्धिकरण करता है, किडनी भी शुद्धिकरण करता है, फेफड़ा भी शुद्धिकरण करता है। फिर से सुनिए, हृदय रक्त की शुद्धिकरण करता है, फेफड़ा भी रक्त की शुद्धिकरण करता है, किडनी भी रक्त की शुद्धिकरण करता है, जबकि किडनी इसका फिल्ट्रेशन भी करता है। फेफड़ा जो होता है वो सब रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है, वो जो है आर्टरी से आए हुए पूरे शरीर के ब्लड को शुद्धिकरण करता है। पल्मोनरी आर्टरी से जाने वाला जो रक्त होता है उसको शुद्धिकरण नहीं करता है, क्योंकि वहां से जाके उसका विभाग चेंज हो जाता है, वो बाया आर्टिकल में चला जाता है। अब बाया आर्टिकल में जाने के बाद फिर वो रिटर्न थोड़ा ना आएगा,
तो मैकेनिज्म को पढ़िए। आज आप लोगों का होमवर्क है, अगर आप मानते हो हमको तो आप लोग क्या करना, हार्ट पढ़ना, हृदय के बारे में पढ़ लीजिएगा, ब्लड ग्रुप पढ़ लीजिएगा, 2 चीजें तो जरूर पढ़िएगा, और विटामिन पढ़ लीजिएगा, 3 चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो बात को मानो। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? पहले तो ये जानो कि प्रबल क्या होता है और दुर्बल क्या होता है। तो यह प्रबल अम्ल, यह दुर्बल अम्ल। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसका नोट्स नहीं मिलेगा कहीं भी। ये क्या करता है? जो आसानी से प्रोटॉन देता है, जो आसानी से प्रोटॉन देता है, मतलब जो अम्ल आसानी से प्रोटॉन दे देता है उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2SO4। आइए दुर्बल अम्ल में, जो आसानी से प्रोटॉन नहीं देता है, जो अम्ल आसानी से प्रोटॉन नहीं देता है, प्रोटॉन नहीं देता है। एग्जाम्पल में आप लोग कर सकते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल, CH3OOH एसिटिक अम्ल हो गया, H2SO3, ये सब। तो यहाँ पूछा है दुर्बल अम्ल कौन है, तो दुर्बल अम्ल आप देख सकते हो ये CH3 नहीं, ये सब तो प्रबल अम्ल है। आप क्षार के बारे में भी ऐसा कह सकते हो, जैसे 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 इसको आप नोट कीजिए तो हम आपको बताते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे आप लोग वीडियो रोक के। आगे बढ़ते हैं, एक नया पेज लेते हैं, हम आपको दुर्बल क्षार के बारे में बताते हैं। ये प्रबल क्षार, ये क्या करता है? जो क्षार आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं NaOH, KOH, ये सब जो है प्रबल क्षार है। इधर आइए, हम लोग लिखते हैं दुर्बल क्षार। इसके बारे में हम कह सकते हैं जो क्षार आसानी से प्रोटॉन क्या करता है? ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, दुर्बल क्षार है तो दुर्बल क्षार को लिख सकते हैं जैसे MgOH के होल ट्वाइस, उसके बाद आप NH4OH, CaOH के होल ट्वाइस, ये सब दुर्बल क्षार है। लिख लीजिए आप लोग। आया कंसेप्ट समझ में? इसका नोट्स ना बहुत कम जगह मिलेगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा इसको, ठीक ना। आपको क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा। तो आप लोग रट्टा नहीं मारिए, हम आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, इस कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन टिक टिका दीजिएगा, ठीक है। हम आपको आसान बनाने आते हैं। आप अगर हम पे भरोसा करते 1 घंटा आते हैं भरोसा करने की, तो वो चीजें हम देंगे जो मार्केट में नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिलेगा। हम आपको दावे के साथ कहते हैं मार्केट में किसी से कोचिंग आप पढ़ लीजिए, साइंस में जो चीजें हम डिलीवर करेंगे ना आपको, वो कोई नहीं करेगा मार्केट में, अदर यूट्यूब चैनल वाले भी नहीं करेंगे। करके देख लीजिए, बहुत हायर टीचर का नाम बताए जिसका व्यूज जो है करोड़ों में जाता है, लाखों में जाता है, बिलियन में जाता है, उसके भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लीजिए। डिस्कशन ही हम मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि वो हमसे ज्यादा जानकार है, हम ये भी मानते हैं कि उसका व्यूज बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वह जो है क्वेश्चन का सेट हमारी तरह किया है और डिस्कशन भी हमारी तरह किया है। इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम भी यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। आप हमें मत बताइए, आप हमसे ज्यादा यूट्यूब से नहीं पढ़ते। मेरा जिंदगी यूट्यूब से ही खप रहा है, समझे। मेरा शिक्षा का जो अधिग्रहण हुआ है वो यूट्यूब से हुआ है, ऑफलाइन में बहुत कम हम घुसे। 2-2 साल 3-3 साल ऑफलाइन में पढ़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट यूट्यूब पे आ गए हम। तो दिन भर मेरा यही काम है, स्क्रॉल करके नए नए टीचर से पढ़ना। हम सबका आइडिया जो है कॉपी करते रहते हैं, समझे। चलिए सवाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। बहुत सारे चीज है जिसका वैज्ञानिक नाम है, आपको याद करना पड़ेगा, और एग्जाम में पूछता है। TCS जो पूछता है वो तो और खतरनाक पूछता है।
टीसीएस जो पूछता है वो तो और खतरनाक पूछता है, ऐसा ऐसा ना नाम देगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं। जैसे यहाँ तो ह्यूमन का पूछेगा, मान लीजिए कि मानव का पूछ लेगा। अच्छा बताइए, कोई आदमी बताइए आप लोग कि वैज्ञानिक नाम किसके वजह से देना स्टार्ट हुआ? वैज्ञानिक नाम, तो ये वैज्ञानिक था कार्ल लिनियस। ये भी पूछा हुआ सवाल है, कार्ल लिनियस, यही जो है वैज्ञानिक नाम देते हैं 1768 ईस्वी में। 1768 ईस्वी से वैज्ञानिक नाम देना स्टार्ट कीजिए। अब आप लोग जो है कुछ वैज्ञानिक पेड़ पेड़ है, कुछ कुछ जानवर है, उसका वैज्ञानिक नाम है, या तो आप लिखिए हम लिखाते हैं, और नहीं तो आप लोग ढूंढिए। टीसीएस का पीछा हुआ कुछ बातें हम लिखा देते हैं और आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। क्या कुछ लिखा देते हैं, सब तो नहीं, कुछ लिखा देते हैं। चलिए लिखना चालू कीजिएगा। पहला है बरगद। बरगद ये टीसीएस का पूछा हुआ है, बरगद। ऐसा ऐसा पूछता है टीसीएस कि आप सोच भी नहीं सकते। हम अभी अभी हाल फिलहाल में सीजीएल के एग्जाम दे के आए हैं, सीएचएसएल के एग्जाम दिए हैं, तो हमसे अच्छा दर्द कौन जानता है? हम तो महीना में 4 4 को 5 को कॉम्पिटिशन बैठते हैं, तो लेवल हमसे मत पूछिए, हम लेवल चेक करने के लिए बैठो करते हैं। चलिए इसका है फिकस बेंगालेसिस। फिकस बेंगालेसिस ये बरगद है। एक है गुलहर, पूछा था, हम आपको लिख कर लाए हैं। गुलहर, फिकस रामेश किसा, गुलहर। सोचिए इस पेड़ का नाम हम लोग सोच सकते थे, टीसीएस पूछा है, और एक बार नहीं कई बार पूछा है। बताइए गुलहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका है फिकस, फिकस RACMOSA। एक पूछा है टच मी नॉट, यानी छुई मुई, छुई मुई। मेरे साथी ऐसा ऐसा ना क्वेश्चन पूछेगा कि आप भी हंसोगे, कहोगे कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है। इसको बोलते हैं मिमिस्को, मीमास्को, मीमास्को पुडिका। तो इस लेवल तक के है जो सवाल पूछता है। पलास, पलासो पूछ ले, कहीं होगा लिखल पलास। बूटा मोनोस्पर्मा, पलास, बूटा मोनोस्पर्मा, ये है पलास का वैज्ञानिक नाम। ऐसा ऐसा नाम पूछा है मेरे साथी, समझे? आप लोग जाइएगा गेहूं के याद करके, ट्रिटकम एसिस्टिमम, कुत्ता के, बिल्ली के, वहां पूछेगा ही नहीं। वहां तो ऐसा पूछेगा कि आप सोच नहीं सकते। इसी को तो कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सेट करता है वो लोग। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन पूर्ण रूप से क्या होता है? देखो मनुष्य में पाचन मुंह से चालू हो जाता है, मुंह में टाइलिन के वजह से कार्बोहाइड्रेट पचता है। इसके बाद कुछ बच गया पाचन तो ये अमाशय में होता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ से कुछ बच गया, बचा हुआ तो मिलेगा यहाँ छोटी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता है। छोटी आंत, छोटी आंत में वसा का पाचन होता है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर बच गया पचने के लिए तो छोटी आंत में जाकर पच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। हालांकि पाचन एक लंबा टॉपिक है मेरे भाई, अब पढ़ाना चालू करेंगे ना तो 2 दिन लग जाएगा हमको पाचन केवल पढ़ाने में। ये काम ऑफलाइन में हो सकता है, ऑनलाइन में संभव नहीं। चलिए 15 के बाद 16 नंबर सवाल देखिए। प्रत्येक तत्व का एक नाम, एक नाम होता है और एक क्या होता है? इसका संकेत भी तो होता है, यानी प्रतीक। तो अद्वितीय आकृति होता है नहीं, अद्वितीय रंग होता है नहीं, भौतिक प्रतीक होता है नहीं, रासायनिक प्रतीक होता है। भौतिक नहीं, रासायनिक प्रतीक होता है। ये आंसर सही है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही चलेगा, तू चाहे छोड़ दो तो हार मर्जी। या तो कर क्या होगा, नहीं तो नहीं कर क्या होगे। यदि कर क्या होगे तो सिलेक्शन होने का चांसेस है, यदि नहीं कर क्या होगे तो फिर बैठ जाओ प्यार से। वर्दी सबके नसीब थोड़े होता है।
नहीं, वर्दी सबके नसीब नहीं होता है। जो लड़ेगा, जो करेगा मेहनत, उसी को मिलना है। 16 के बाद 17, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में जो है ये विटामिन के जरूरत पड़ता है। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। ये हड्डी को मजबूत करता है। ये जो है हमारे शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है। कि पहली बात है कि सूर्य के प्रकाश में होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्ति होता है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो एक सवाल पूछता है कि बताइए कौन ऐसा विटामिन है जो शरीर में स्वतः उत्पन्न होता है। तो मानव शरीर नहीं बल्कि कोई भी शरीर में स्वतः उत्पादन होता है। इसी को पशु विटामिन भी कहते हैं। पशु विटामिन, विटामिन डी को पशु विटामिन डी भी कहते हैं। जैसे से पूछ लिया विटामिन सी का विटामिन सी में खट्टा पदार्थ में होता है। विटामिन सी खट्टा पदार्थ जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, थायमीन है। ओंठ सूखता है, ओंठ ओंठ सूखता है, फटता है, तो विटामिन बी1 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए विटामिन की खोज फंक किया था। खोज कौन किया था? फंक। 1911 ईस्वी लिखिएगा आप लोग। 1911 में प्रस्तावित हुआ था, 1912 में खोज हुआ था। तो यहो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग फिर फोन कीजिएगा, कहिएगा कि क्या लिखा दिए राजू भाई। 1911 जो है इसमें प्रस्तावित हुआ था कि विटामिन नाम का भी एक चीज है, और 1912 में खोज हुआ था। आपको बता दे विटामिन जो है, विटामिन इसमें ऊर्जा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऊर्जा नहीं होता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि खूब हम विटामिन खा रहे हैं हमें ऊर्जा मिलेगा ना, विटामिन में ऊर्जा नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। हाँ, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पक्सिनिया ग्रामिस कवक से होने वाला लाल, गन्ना में जो लाल सड़न रोग जो होता है वो पक्सिनिया ग्रामिस के कारण होता है। आलू में जो ब्लाइट रोग होता है ये भी कवक के कारण होता है। आप लोग देखे होंगे आलू का जो पत्ता है वो झुर्रीदार होता है और सूख जाता है, तो इसके पीछे का वजह भी कवक है। गेहूं में ब्लाइट रस्ट रोग भी, ये भी कवक के कारण होता है। ठीक है, 18 के बाद 19 देख लेते हैं। नोमोफोबिया, देखिए मेरे साथियों, फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब डर, और नोमो का मतलब है टेली संचार। टेली संचार मतलब सेलुलर फोन के संपर्क में आने से डर। क्या 1433 लिखा है? क्या लिखा है? सेलुलर फोन के संपर्क में के बाहर आने से डर, मतलब कि अगर आपके हाथ में फोन नहीं है तो आपको डर लग रहा है। फोबिया मतलब डर। फोन से डर लगेगा, फोनोफोबिया। मोबाइल से डर लगेगा, मोबाइलोफोबिया। थप्पड़ से डर लगेगा, थप्पड़ फोबिया। जल से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया। तो अगर कोई इंसान के हाथ में मोबाइल नहीं है और वो मोबाइल के आदी हो चुका है तो उसको डर है, ठीक ना, तो इसको कहते हैं नोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? नोमोफोबिया। चलिए 19 के बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक। अब आप लोग जो है इस सवाल का आंसर मारिए और उसके बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना हुआ। यदि 20 में से 15-17 अगर आपका सही हुआ तो तैयारी बहुत मस्त है, भरोसा रखिए इस बार रिजल्ट होगा। और नहीं तो किताब लेके कान में ईयरफोन ठेल के और जेकरा से बतियाना बतियाइए, मौसी से, मौसा से, मामानी से, जेकरा से बतियाना बताइए। आपका रिजल्ट नहीं होना क्योंकि आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं, मोबाइल पे। समझे? मोबाइल को बंद कीजिए और पढ़ना चालू कीजिए। इतिहास पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटिकल पढ़िए। साइंस एक अच्छा क्वांटिटी है, 25 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, तो साइंस को तनको इग्नोर नहीं कीजिए। साइंस पर एकदम जो है चंगुल, एकदम कील की तरह नजर रखिए, कील की तरह। क्योंकि ये जो है साइंस, हिंदी और अंग्रेजी बिहार पुलिस का रिजल्ट बनाने में सबसे मददगार होता है। क्योंकि हिस्ट्री आप जो मारोगे बाकी सब वो भी मारेगा, क्योंकि आप जितना पढ़ते हो उतना वो भी पढ़ता है। उतलना है ओकरो वर्दी के
सपना है, समझे। चलिए आपको बता दें, मेंडल ने मटर के पौधे पर जब वो जानकारी हासिल किया, तो दूसरा पीढ़ी में दो बातें मिला इसको। एक होता है फिनोटाइप, पहले आया जीनोटाइप, जिसको बोलते हैं 3:1, और एक आया फिनोटाइप जो आया 9:3:3:1। ये दोनों डाटा बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से घातक है, घातक। अभी गदर 2 ने चल रहा है जी, एकदम गदर 2 मचा देना है इस बार एग्जाम में। पाकिस्तान से वर्दी छीन के ले आएंगे हम लोग, ये नहीं मानना है। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से नहीं, वर्दी चाहिए बिहार में, सही। तो इसका आंसर क्या होगा? 9:3:1, यानी कि एक कौन सा टाइप है? फेनोटाइप। फेनोटाइप कैसा होगा? 9:3:3:1, और जेनोटाइप क्या होगा? 3:1। इसी के साथ आज का डिस्कशन आप लोगों के बीच हुआ समाप्त। साथियों बस एक लास्ट शब्द आप लोगों के सामने बोलेंगे कि आप अपना परिवार को बढ़ाने में पूरी मदद कीजिए। प्रतिभा फाउंडेशन का परिवार कम से कम करोड़ों में होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां हम है। इतना भी वैल्यू नहीं दोगे मेरा, क्या मतलब प्यार नहीं करते आप हमसे? चलिए ठीक है, लाइक कीजिए अगर सेशन अच्छा लगा हो तब, शेयर कीजिए यदि आपको लगता है कि हेल्पफुल वीडियो है तब, ताकि आपके साथी भी आपके साथ साथ डंडा चलाए, बिहार पुलिस में जाए, ताकि आप उसकी कपड़ा पहनो वो आपकी कपड़ा पहने, आप उसकी पत्नी को 2-4 को कुट काट कहो वो आपकी कहे। ठीक है, तो मिलते हैं, करते हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। और तैयारी को एकदम ध्यान में रखिए, मजाक में पढ़ाई है, मेरा बोला हुआ बात मजाक हो सकता है लेकिन मेरी बात मजाक में नहीं होता है, एक बार जान लीजिए। मैं हंसी मजाक में भी वो बातें बोल जाता हूँ जो कोई पैसा देकर भी नहीं देता है। तो मेरे बात में मजाक होता है, मेरे मजाक में बात नहीं होती, याद रखिएगा आप लोग। हम आपको इस बार हंसा खिला के पढ़ाने की कोशिश किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 6 में। आप लोग इसी प्रकार से चैनल पर विजिट करते रहिए और पूरी की पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक सारे सवाल आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा और मेरी बात को भी सुन नहीं पाइएगा। तो करते हैं, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।